इंजीनियरिंग मेटल्स बहुत ही गंभीर विषय, यानी कि अगर ये टॉपिक या इसके बारे में अगर वेल्डर को पता नहीं है तो वेल्डर किसी भी हालत में एक सक्सेसफुल वेल्डिंग जॉइंट नहीं लगा सकता। वेल्डिंग के दौरान काफ़ी दिक्कतें आएगी, मेटल वेल्डिंग होगा ही नहीं, होगा तो ख़राब हो जाएगा। तो ये सब समस्याएं कब होती है? जब वेल्डर को वहाँ पर यूज किए जाने वाली मेटल्स के बारे में पता नहीं होता है कि हम कौन सा मेटल्स यूज कर रहे हैं वेल्डिंग करने के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक ही ऐसा ही है, इंजीनियरिंग धातुएं, यानी कि इंजीनियरिंग का जो फील्ड है, हमारा जो वेल्डिंग है वो एक इंजीनियरिंग ट्रेड है, ठीक है। इसके अंदर हम कौन कौन से मेटल्स के ऊपर वेल्डिंग कर सकते हैं, कौन कौन से मेटल्स के ऊपर वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो अधिकांश जिन मेटल को हम यूज़ करते हैं हमारे फील्ड के अंदर, केवल उन्हीं मेटल्स का हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि धातुओं का उपयोग क्या है। देखिए, हम हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार की धातु से बनी हुई वस्तुएं उपयोग करते हैं। जैसे बैठने के लिए कुर्सी, टेबल, स्टूल का उपयोग हम करते हैं। जैसे मैं भी अभी बैठा हूं तो एक चेयर के ऊपर बैठा हूं जो कि एक मेटल की बनी हुई है, ठीक है। खाना बनाने के लिए आपको पता है हम भट्टी का उपयोग करते हैं। खाना खाने के लिए हम बहुत सारे बर्तनों का उपयोग करते हैं, जैसे प्लेट का उपयोग करते हैं, वो भी मेटल की बनी होती है। बाउल का उपयोग करते हैं, कटोरी का उपयोग करते हैं, वो भी जो है मेटल की बनी होती है। जिस कढ़ाई में हम खाना बनाते हैं वो भी मेटल्स की बनी होती है। खेती करने के लिए हम बहुत सारे कृषि यंत्र उपयोग करते हैं, हल का उपयोग करते हैं, ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, ये भी किसी ना किसी मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको पता है परिवहन के लिए हम बहुत सारे वाहनों का उपयोग करते हैं। जैसे कार का उपयोग हम करते हैं, मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं, बस का उपयोग करते हैं, ट्रक का उपयोग करते हैं, रेलगाड़ी जो है वो भी मेटल्स की बनी होती है, हवाई जहाज भी जो है मेटल्स का बना होता है। तो इसी प्रकार से सैकड़ों हजारों वस्तुएं जो हैं किसी न किसी मेटल्स की बनी होती है, ठीक है। तो हमारी सुविधा एवं उपयोग के आधार पर हम इनको बनाने के लिए अलग अलग मेटल्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे तांबा, स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, ये बहुत सारी मेटल्स हैं जिनका उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन के कार्य को आसान बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए या कोई ना कोई वस्तु बनाने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, धातुओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। बिल्कुल राइट है। हमें जो जमीन से खनिज के रूप में जो मेटल्स मिलते हैं उनको रिफाइन करके जब हम प्योर मेटल प्राप्त करते हैं तो वो दो कैटेगरी में हमें रिसीव होता है। एक है लोह धातु, दूसरा है अलोह धातु, यानी कि मेटल्स की दो कैटेगरी बन जाती है, ठीक है। लोह धातु कौन कौन से होते हैं? वे सभी धातुएं जिनमें लोहा एवं कार्बन मुख्य तत्व के रूप में होता है, वे लोह धातुएं कहलाती है, ठीक है, जिनको हम फेरस मेटल भी कहते हैं। दूसरा जो हमारी कैटेगरी है मेटल्स की वो है अलोह धातु। वे सभी धातुएं जिनमें लोहा एवं कार्बन मुख्य तत्व के रूप में नहीं होता है। इस प्रकार की जितने भी मेटल्स होते हैं वे नॉन फेरस यानी कि अलोह धातु कहलाती है, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी मुख्य रूप से मेटल्स की होती है, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं कि फेरस जो मेटल होता है, जो लोह धातु होती है, उसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है। पहला है इनका गलनांक अधिक होता है। जितने भी फेरस मेटल होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पर ये पिघलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु कहते हैं। तो इन सभी जो भी लोह मेटल्स होते हैं, जो फेरस मेटल्स होते हैं, इनके जो टेम्परेचर होते हैं, इनके जो गलनांक बिंदु है थोड़ा हाई टेम्परेचर के ऊपर होते हैं, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं इनमें चुंबकीय गुण होते हैं। इनके अंदर क्या होता है? चुंबकीय गुण, यानी कि जब हम चुंबक जो है अगर फेरस मेटल्स के नजदीक ले जाएंगे तो जो हमारा फेरस मेटल है चुंबक की ओर आकर्षित होता है। आई बात समझ में? आपने देखा होगा कि चुंबक को, कोई भी चुंबक है अगर आप लोहे के टुकड़े के पास में ले जाओगे तो वो खींचा चला जाता है, आकर्षित हो जाता है चुंबक की ओर। तो इसे ही क्या कहते हैं? चुंबकीय गुण कहते हैं। तो फेरस, जितने भी फेरस मेटल हैं उनके अंदर ये गुण होता है कि वो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सस्ती होती है। एक ये भी विशेषता है कि जितने भी फेरस मेटल्स होते हैं ये थोड़ा मतलब कि सस्ते होते हैं कंपेरेटिवली नॉन फेरस के। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं इन पर जंग लग जाता है। ये एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं। जंग लगने से मेटल्स खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा मेटल की पॉलिश खराब, जो पॉलिश है वो खराब हो जाती है, मेटल की जो शाइनिंग है वो खराब हो जाती है। तो एक जंग लगना एक तरह से डिसएडवांटेज है हमारे फेरस मेटल का। तो ये एक उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी विशेषता है कि उनके ऊपर जंग लगता ही लगता है। जितने भी फेरस मेटल हैं उनके ऊपर समय के साथ क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। इसके बाद में देखते हैं कि इनमें विद्युत चालकता कम होती है। देखिए मेटल्स जो है आपको पता है कि विद्युत के चालक तो होते हैं, लेकिन मेटल की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से चालकता है वो कम ज़्यादा होती है। तो जितने भी फेरस मेटल है उनके अंदर विद्युत धारा बहेगी तो सही, ये तो है कि विद्युत धारा बहेगी, लेकिन जो उनकी चालकता है वो कम रहेगी, विद्युत धारा जो है कम बहेगी। इनके अंदर जो क्या है कि रेजिस्टेंस पावर होता है, विद्युत को थोड़ा रोकते हैं ये मेटल्स। ठीक है, तो उतनी आसानी से विद्युत धारा नहीं बहेगी, कम मात्रा में विद्युत धारा बहती है, तो विद्युत की चालकता इनमें क्या होती है, कम होती है। इसके बाद में देखते हैं ये कठोर होते हैं। देखिए ये जितने भी फेरस मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं। जब इनको एक प्योर मेटल हमें प्राप्त हो जाता है तो उसको देखेंगे तो ये मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, कंपेरेटिवली अगर हम देखते हैं नॉन फेरस के तो ये मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं नॉन फेरस मेटल यानी कि अलोह जो धातु हैं उनकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या गुण हैं, ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं। पहला है इनका गलनांक कम होता है। हमने देखा था फेरस मेटल का गलनांक अधिक होता है, लेकिन नॉन फेरस मेटल जितने भी होते हैं इनका जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो कम होता है। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं कि इनमें चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। बिल्कुल बढ़िया अच्छा पॉइंट है कि कोई भी नॉन फेरस मेटल की यही पहचान है कि वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है। आगे बात समझ में, जैसे कॉपर है, कॉपर एक नॉन फेरस मेटल है, वो उसको कितना भी आप चुंबक के पास ले जाओ वो चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। तो इनके अंदर चुंबकीय गुण नहीं होता है। जितने भी नॉन फेरस मेटल है सभी के अंदर ये चुंबकीय गुण नहीं होता है। तीसरा हम देख लेते हैं ये महंगी होती है। बिल्कुल सही बात है कि जो नॉन फेरस मेटल है वो सारे मेटल्स महंगे होते हैं। नॉन फेरस मेटल के अंदर तांबा आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, सोना आ गया, चांदी आ गया, ये आपको पता है सब मेटल्स हैं, नॉन फेरस मेटल्स हैं और महंगे मिलते हैं मार्केट के अंदर। इसके बाद में देख लेते हैं इन पर जंग नहीं लगता है। ये एक विशेषता है, बहुत अच्छी विशेषता है कि नॉन फेरस मेटल्स के ऊपर कभी भी जंग नहीं लगता है, लाइफ में कभी भी जंग नहीं लगता है। तो जैसे उनकी शाइनिंग है वो हमेशा बनी रहती है। आप देखते होंगे कि सोना और चांदी बहुत ही महंगे होते हैं। वो इसका कारण क्या है, यही है कि इनकी जो शाइनिंग है वो हमेशा बरकरार रहती है। ठीक है, तो इसी वजह से ये महंगे होते हैं, इन पर जंग नहीं लगती है। इनमें विद्युत चालकता अच्छी होती है, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इन मेटल्स का। इनके अंदर जो विद्युत चालकता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है, बहुत ही अच्छा होता है। और अधिकतर इलेक्ट्रिसिटी वर्क के अंदर या विद्युत वायर के रूप में हम नॉन फेरस मेटल्स यानी कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया और कहीं कहीं तो चांदी का उपयोग भी वायर बनाने के लिए अंदर मिश्र धातु के रूप में करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए भी ये मेटल्स बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। इसके बाद में ये मुलायम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा फेरस मेटल होता है आपको पता है हार्ड रहता है, लेकिन ये जो सारे नॉन फेरस मेटल है ये सॉफ्ट होते हैं। इनको अगर मरोड़ेंगे तो ये मुड़ भी जाते हैं और बिल्कुल अगर हम इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो ये पिचक भी जाते हैं। तो ये सॉफ्ट मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। चलिए, तो अब हमारे वेल्डिंग के क्षेत्र में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं यानी कि जिनका अधिकतर हम उपयोग करते रहते हैं, ऐसे मेटल्स के बारे में जान लेते हैं, उनका परिचय कर लेते हैं और उनकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या गुण होते हैं उनके अंदर, ये सब कुछ हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अधिकांश उपयोग की जाने वाली प्रमुख लोह धातु यानी कि हमारी जो फील्ड है उसके अंदर हम अधिकतर जो फेरस मेटल जो कौन कौन से यूज करते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कास्ट आयरन की।
आपको पता है कास्ट आयरन का उपयोग या कास्ट आयरन का नाम जगह जगह हमारी थ्योरी बुक के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इसमें कार्बन की जो मात्रा है 2 से 4%, यानी कि कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा होती है इस कास्ट आयरन के अंदर वो होती है 2 से लेकर 4% के बीच में। ठीक है, ये कठोर व भंगुर होता है, यानी कि ये जो कास्ट आयरन है ये हार्ड होता है लेकिन भंगुर यानी कि ब्रिटल होता है। अगर इसके ऊपर जोर से कोई इम्पैक्ट आता है, चोट मारी जाती है तो ये टूट भी जाता है। तो ये भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस गुण इसको कहा जाता है कि किसी भी मेटल्स के ऊपर अगर हम चोट मारते हैं, उससे मेटल्स अगर टूट जाता है तो इससे उसका मेटल्स का एक ब्रिटलनेस प्रॉपर्टीज मानी जाती है, भंगुरता उसी को कहते हैं। इसको वेल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आपको बता दूं कि मेटल्स के अंदर अगर कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो मेटल्स को वेल्ड करना थोड़ा कठिन होता है। तो इस मेटल के अंदर कार्बन कंटेंट कितना है, 2 से लेके 4%। इसी वजह से इसको वेल्ड करना कठिन होता है। वेल्ड कर सकते हैं, स्पेशल इसकी प्रोसेस होती है, लेकिन नॉर्मली इसको वेल्ड करना कठिन होता है। इसमें दबाव सहने की क्षमता होती है, यानी कि इस मेटल के ऊपर अगर आप प्रेशर डालेंगे तो वो सहन करने में ये सक्षम है। जैसे भारी भारी मशीनें होती है, अगर उनके फाउंडेशन देखते हैं तो वो कास्ट आयरन के ही बने होते हैं। ठीक है, इसे आसानी से ढाला जा सकता है, यानी कि इससे जो जो भी पार्ट्स बनते हैं, इससे जो भी हम वस्तुएं बनाते हैं वो ढलाई करके बनाते हैं, यानी कि इसको पिघला के एक लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है और फिर इसको सांचों में डाल के उसकी ढलाई की जाती है। तो इस तरह से कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं इसके मेन उपयोग क्या क्या होते हैं हमारे कास्ट आयरन के। मशीनों के ऐसे पार्ट्स बनाए जाते हैं जो अधिक दबाव सहन करते हैं, यानी कि जहां पर भारी मशीनें हमें इंस्टॉलमेंट करनी है, स्थापित करनी है, वहां पर हम यानी कि कास्ट आयरन के पार्ट्स बनाते हैं, कास्ट आयरन के फाउंडेशन बनाते हैं। मैन होल के ढक्कन यानी कि वाटर टैंक आपने देखा होगा, या सीवर लाइन के जो ढक्कन होते हैं, वाटर टैंक के जो ढक्कन होते हैं, जो हौद होता है जिसके अंदर हम पानी को स्टोर करते हैं, उनके जो ढक्कन होता है ना, मेन ढक्कन, वो भी अधिकतर कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। इसके बाद में बेंच वाइज वह मशीनों के आधार बनाने, मैंने पहले भी बताया था आपको, मशीनों की जो फाउंडेशन होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों, भारी भारी मशीनों के जो फाउंडेशन होते हैं वो कास्ट आयरन के बने हुए रहते हैं। साथ ही बेंच वाइज जो हम यूज़ करते हैं जॉब को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, उसका जो बॉडी होता है वो भी कास्ट आयरन का बना होता है। इसके साथ ही इंजन ब्लॉक, जो इंजन होता है, गाड़ियों का इंजन होता है, उसका जो ब्लॉक होता है, जो खोल होता है, वो भी कास्ट आयरन का बना होता है। पिस्टन बनाने के लिए गाड़ियों के अंदर जो पिस्टन लगते हैं वो भी कास्ट आयरन के बने होते हैं। और गैस स्टोव के ऊपर जो बर्नर लगा होता है जिसके ऊपर हम बर्तन रखते हैं, वो भी हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज जो है कास्ट आयरन की हैं, ये सारे उपयोग जो है कास्ट आयरन के हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली है हमारी लो कार्बन स्टील, जिसे हम माइल्ड स्टील के नाम से भी जानते हैं। इसमें कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा होती है वो होती है 0.05 से लेकर 0.30%। ठीक है, इसको वेल्ड करना सबसे आसान होता है। ध्यान रखना, हमारे वेल्डिंग के फील्ड में जो सबसे वेल्डेबल मेटल है, ठीक है, जो सबसे आसान वेल्ड हो जाता है वो है MS यानी कि माइल्ड स्टील। ठीक है, इसमें तन्यता का गुण होता है, यानी कि इसको, ये जो मेटल है थोड़ा नरम होता है, इसको मोड़ सकते हैं। तो पतला स्ट्रिप होता है या पतला अगर इसका तार होता है तो उसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेज हैं। उपयोग देखें तो इससे हम वायर बना सकते हैं, नट बोल्ट बना सकते हैं, रिवेट बनाते हैं। MS की सीटें आती है, पतली पतली सीटें आती है जिनसे बस बॉडी बनाई जाती है, ट्रक की बॉडी बनाई जाती है, कार की बॉडी बनाई जाती है। इन जो MS से हैं एंगल आते हैं, चैनल आती हैं, MS की स्ट्रिप आती है। ये सभी चीज़ें बनाने के लिए हम MS यानी कि माइल्ड स्टील का उपयोग करते हैं। तो बहुत ही उपयोगी स्टील जो है वो माइल्ड स्टील है हमारे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। याद रखना, माइल्ड स्टील सबसे उपयोगी स्टील मानी जाती है और सबसे अधिक उपयोग माइल्ड स्टील का ही होता है इंजीनियरिंग के
फील्ड में, ठीक है। इसके बाद में सेकंड जो है मीडियम कार्बन स्टील, इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 0.30 से लेकर 0.60% होती है। ये माइल्ड स्टील से कठोर होती है। ऑब्वियसली कार्बन की मात्रा किसी मेटल के अंदर अधिक होगी तो उसके अंदर कठोरता भी अधिक होगी, ठीक है। इसे हार्डनिंग व फोर्जिंग किया जा सकता है, यानी कि इस मेटल को और हार्ड बना सकते हैं और इसको गर्म करके इसके आकार में परिवर्तन भी हम कर सकते हैं। जैसे मेटल के टुकड़े से हम कुल्हाड़ी बना सकते हैं। ये क्या हो गया, फोर्जिंग प्रोसेस हो गई। आगे बात समझ में, ये मजबूत और कठोर होता है, यानी कि माइल्ड स्टील से मजबूत भी होता है और उससे कठोर भी होता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि जो कार्बन की अधिकता से जो मेटल के अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है वो एक ये चेंज भी आ जाता है कि मेटल के अंदर कार्बन बढ़ेगा तो उसकी वेल्डेबिलिटी कम हो जाएगी। तो मीडियम कार्बन स्टील को वेल्ड करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि क्या क्या उपयोग जो है हमारे मीडियम कार्बन स्टील के इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। पहला है तार, यानी कि इससे वायर बनाए जा सकते हैं, सरिया बनाए जा सकते हैं। कनेक्टिंग रोड, यानी कि इंजन के अंदर जो कनेक्टिंग रोड होती है वो भी मीडियम कार्बन स्टील की बनी होती है। स्पेनर, आपने देखा होगा कि टूल बनाते हैं, टूल जो बने हुए रहते हैं वो मीडियम कार्बन स्टील के बने हुए रहते हैं। पाने जो आते हैं नट बोल्ट को खोलने के लिए वो क्या होते हैं, मीडियम कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो ऐसे कई सारे मीडियम कार्बन स्टील के उपयोग होते हैं। इसके बाद में थर्ड जो हमारी कार्बन स्टील है वो है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन, हाई हाई यानी अधिक, बहुत अधिक मात्रा में इस मेटल के अंदर जो है कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है। देखते हैं कितने परसेंट मात्रा होती है, 0.60 से लेकर 1.2% इसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है। तो कार्बन की अधिकता की वजह से ये मेटल बहुत अधिक कठोर होता है, घिसन रोधी होता है, यानी कि इस मेटल को घिसना मुश्किल है, इस मेटल को घिसा नहीं जा सकता। ये अदर मेटल को घिस देगा अगर इसको हम घिसने बैठेंगे तो। इस प्रकार की जो स्टील है उसको वेल्ड करना पॉसिबल नहीं है। और इस मेटल का जो अधिकतर उपयोग है वो है कटिंग टूल बनाने के लिए। जितने भी कटिंग टूल बने हुए रहते हैं वो सब हमारे हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। जैसे आपने देखा होगा चीजल का हम जो उपयोग करते हैं वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, फाइल का उपयोग करते हैं वो भी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। यानी कि जितने भी कटिंग टूल जो होते हैं हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो हमारे कार्बन स्टील है वो आपके सामने 3 प्रकार की कार्बन स्टील होती है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। इनके बारे में आपने अच्छे से समझ लिया है, इनके उपयोग समझ लिया है और इनके अंदर कितना कार्बन परसेंट होता है ये भी आपने देख लिया है। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेनलेस स्टील। माइल्ड स्टील के बाद में इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला मेटल है वो है स्टेनलेस स्टील। इसके अंदर जो कार्बन परसेंट होता है वो 0.2 से 0.5% इसके अंदर कार्बन कंटेंट पाया जाता है। इसके अलावा इस मेटल के अंदर 10 से 18% क्रोमियम होता है, 8% निकिल होता है और 2% मोलिब्डेनम होता है। यानी कि ये 2-3 मेटल्स की एक मिश्र धातु होती है। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इस मेटल पर कभी भी जंग नहीं लगता है। नॉन फेरस की जैसा इसके अंदर एक गुण डेवलप हो जाता है, वो है कि ये है जंग रोधी होता है और चुंबक का प्रभाव भी इसके ऊपर नहीं पड़ता है। ये एक अपवाद है कि ये फेरस मेटल होते हुए भी इसके ऊपर जंग नहीं लगता है, फेरस मेटल होते हुए भी ये चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है। तो एक मान लीजिए कि ये एक अपवाद है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्टेनलेस स्टील एक फेरस मेटल ही है और इसके ऊपर कभी जंग नहीं लगता है। तो इसी एडवांटेज की वजह से इसका बहुत उपयोग होता है। तो देख लेते हैं कि इसके उपयोग क्या क्या होते हैं। वायर, यानी कि इसका सरिया भी बनाया जाता है, पाइप बनाए जाते हैं, गियर बनाए जाते हैं। तो घरेलू उपकरण और घरेलू बर्तन जो आप खाना खाने और खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं अधिकतर स्टेनलेस स्टील के ही बने होते हैं। आप जो गिलास में पानी पीते हैं वो भी स्टेनलेस स्टील का ही बना होता है। और इसके अलावा सर्जिकल उपकरण, यानी कि डॉक्टर लोग जो होते हैं वो जो सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसके अंदर जो टूल उपयोग करते हैं वो भी अधिकतर स्टेनलेस स्टील के ही बने होते हैं। तो बहुत अधिक मात्रा में
स्टेनलेस स्टील का उपयोग होता है हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अधिकांश उपयोग की जाने वाली अलोह मेटल्स, यानी कि हम हमारे फील्ड के अंदर कौन कौन से नॉन फेरस मेटल्स अलोह धातु उपयोग करते हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। पहला है हमारा तांबा, कॉपर। ये लाल भूरे रंग का मेटल होता है, विद्युत तथा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, यानी कि इसके अंदर से विद्युत का फ्लो जो है बहुत ही आसानी से होता है, अच्छे से होता है। ये नरम होता है, यानी कि सॉफ्ट होता है, इसको मोड़ा भी जा सकता है, इससे वायर बनाए जाते हैं। इसे वेल्डिंग, सोल्डरिंग और रिवेटिंग किया जा सकता है, यानी कि इसके ऊपर वेल्डिंग भी की जा सकती है, सोल्डरिंग भी की जा सकती है और रिवेटिंग भी की जा सकती है। इन सब के प्रोसेस होते हैं, अलग अलग तरीके से करने के इनके सिस्टम होते हैं, तो वो चीज़ें अलग है, लेकिन इनको वेल्डिंग कर सकते हैं। आगे बात समझ में। इसके अलावा बात की जाए इसके उपयोग क्या है, तो अधिकांश तो इसका विद्युत क्षेत्र के अंदर बहुत ही उपयोग होता है। आपको पता है पूरे जो वायर होते हैं, अधिकतर वायर जो हैं कॉपर के ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा शीटें, यानी कि इसकी स्ट्रिप भी बनाई जाती है, शीटें बनाई जाती है, कॉपर की शीटें आती हैं, प्लेटें आती हैं, ट्यूबें आती हैं, यानी कि पतली पतली नलकियाँ आती हैं, पाइप आते हैं। घरेलू बर्तन बनाने में भी हम कॉपर का यूज़ करते हैं, जैसे कॉपर के जग का उपयोग हम पानी पीने के लिए करते हैं। मिश्र धातु बनाने के लिए, यानी कि इससे मिश्र, यानी कि अदर मेटल्स इसके साथ मिलाएंगे तो एक नई मेटल का भी हम इसमें जन्म कर पाते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने कॉपर की देख ली है, इनके उपयोग भी देख लिए हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं कि तांबे से हम कौन कौन सी मिश्र धातुएं बना सकते हैं, यानी कि तांबे के साथ अगर अदर मेटल्स को हम मिलाएंगे तो नई मेटल्स जो बनकर आएगी वो कौन कौन सी हैं। पहली है हमारी पीतल, यानी कि तांबा व जस्ता को मिलाने से जो नई धातु बनती है वो पीतल बनती है। तांबा और जस्ता को अगर मिलाएंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, मिक्स करेंगे, तो जो नई मेटल्स बन के निकलेगी वो बनेगी हमारी पीतल। इसके बाद में नेक्स्ट जो तांबे से मिश्र धातु बनाई जा सकती है वो है कांसा। तांबा व टिन को मिलाने से बनी नई मेटल्स को हम कांसा कहते हैं, यानी कि तांबा और टिन को अगर हम मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, गर्म करेंगे और उससे जो नई मेटल्स बनेगी उसे कांसा कहते हैं। तो तांबे का बहुत सारा उपयोग होता है और इनसे जो ये मेटल्स बनते हैं आपके सामने। इसके बाद नेक्स्ट नॉन फेरस मेटल की बात करें तो हमारा नेक्स्ट नॉन फेरस मेटल है एल्यूमिनियम। इंपॉर्टेंट मेटल इसलिए है कि ये हमारे वेल्डिंग के फील्ड में अधिकतर उपयोग आता रहता है। यह एक नीले सफ़ेद रंग की मेटल होती है, विद्युत तथा ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, यानी कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आसानी से होता है। ये नरम होती है, यानी कि इसको मोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है, सॉफ्ट मेटल होती है, वेल्डिंग की जा सकती है। एक अच्छा एडवांटेज ये है कि इसके ऊपर वेल्डिंग की जा सकती है आसानी से, यानी कि अदर मेटल्स को बात करें जैसे कॉपर या कास्ट आयरन, तो उनकी अपेक्षा इसको वेल्ड करना थोड़ा आसान रहता है, अच्छा माना जाता है। इसका एक ये अच्छा एडवांटेज भी है। इसका अगर उपयोग देखा जाए तो विद्युत कार्यों में बहुत अधिक मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। कॉपर के बाद में जो उपयोग अधिकतर होता है वो एल्यूमिनियम का ही होता है। बहुत सारे वायर बनाए जाते हैं, कंडक्टर बनाए जाते हैं, जैसे घरेलू बर्तन बनाने में भी जैसे भगोने वगैरह होते हैं, कढ़ाई वगैरह होते हैं, अधिकतर एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। फर्नीचर यानी कि गेट वगैरह, पैनल गेट बनाने में भी हम अधिकतर एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। मशीनों के पुर्जे यानी कि मशीनों के पार्ट्स वगैरह बनाने में भी या व्हीकल में भी इनका काफ़ी उपयोग होता है। वाहनों की बॉडी बनती है उनमें भी एल्यूमिनियम का बहुत उपयोग होता है। रिवेट बनाने के लिए, रिवेटिंग करने के लिए जो रिवेट बनाते हैं उसके लिए भी एल्यूमिनियम का कहीं अधिक मात्रा में उपयोग होता है। और मिश्र धातुएं यानी कि इससे भी बहुत सारी मिश्र धातुएं हम बना सकते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम के साथ अदर मेटल्स को मिलाकर जो नई धातु बनती है वो मिश्र धातु होती है। और एल्यूमिनियम और अदर धातु को मिलाकर भी हम बहुत सारी मेटल्स मिश्र यानी कि एलॉय मेटल्स बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी विशेषताएं होती हैं मेटल्स के अंदर, उनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम एक मेटल्स के ऊपर सक्सेसफुल वेल्डिंग कर सकते हैं, सक्सेसफुल जॉइंट बना सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है। मेटल्स को लेकर अब हम
सुनिश्चित हो गए हैं कि मेटल्स के अंदर हमें अब आगे दिक्कतें नहीं आएगी हमारे वेल्डिंग के फील्ड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। नमस्कार।